अच्छा, लेफ्ट हैंड रूल के बाद लेफ्ट हैंड रूल में हमने ये देख लिया था कि आपने फोर्स को आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए लेफ्ट हैंड रूल को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है। और अब यहाँ पर राइट हैंड रूल को यूज करना है। ठीक है, राइट हैंड रूल में ये होगा कि आपके पास फोर्स गिवन होगी, लेकिन इस बार जो है वो करंट अननोन होगा। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये होगा, बेसिकली यहाँ पर जो इंडक्शन का वर्ड है, तो उसमें इंडक्शन का आइडिया ये है कि फिजिकली मतलब कोई आपको ऐसा कॉम्बिनेशन नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक क्वांटिटी जो है वो हमें मिल रही होगी आउटपुट में, जो कि करंट की क्वांटिटी होगी। और उसमें हम राइट हैंड रूल यूज करके उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल्स लेते हैं कि ये किस तरह पॉसिबल है। आपके पास यहाँ पे डायग्राम्स गिवन है। जैसे हम फर्स्ट डायग्राम अगर देखें, तो फर्स्ट डायग्राम में आप देखो कि यहाँ पर साउथ नॉर्थ यानी मैग्नेट गिवन है और एक कॉइल गिवन है। ठीक है। अब साउथ और नॉर्थ मैग्नेट है और यहाँ पर एक कॉइल है और वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, वोल्ट मीटर में रीडिंग आ रही है अभी 0। मतलब मैग्नेट को अगर कॉइल के पास रखें तो कोई इससे इफेक्ट नहीं होगा। इससे पहले हमने ये देखा था कि करंट जब पास होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है। तो अब हमने मैग्नेट को पहले रख के देखा कॉइल के पास, तो उसमें हमें कोई भी चेंज नजर नहीं आया। इसका मतलब इसका कोई इम्पैक्ट अभी इस पे नहीं एक्ट कर रहा। उसके बाद सेकंड डायग्राम अगर हम देखें, तो यहाँ पर मैग्नेट जो है वो इनसाइड मूव कर रहा है। ठीक है। मैग्नेट जो है वो कॉइल के इनसाइड मूव कर रहा है। और इनसाइड मूव करने के बाद आपने आउटपुट देखा तो वोल्ट मीटर ने आपको राइट साइड पे डिफ्लेक्शन शो की। ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 3। नंबर 3 में मैग्नेट जो है वो बिल्कुल सेंटर में रेस्ट स्टेट में है। मतलब आपने मैग्नेट को मूव करके सेंटर में लेकर गए और वहां पर आपने उसे रेस्ट स्टेट में रखा। ठीक है। अब रेस्ट स्टेट रखने के बाद हमने फिर से देखा वोल्ट मीटर में, तो आपको रीडिंग मिली 0। ठीक है। तो रीडिंग हो गई फिर से 0। इसका मतलब है जब मैग्नेट मूव नहीं कर रहा है तो उस वक्त कोई चेंज भी नहीं आ रहा है। जब मैग्नेट मूव कर रहा है तो सिर्फ तब चेंज आ रहा है। जैसे आप नंबर 4 में देखो, मैग्नेट को आप वापस लेकर आए बाहर की तरफ, तो डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट हो गई। ठीक है। तो इससे आपको ये आइडिया हुआ कि मैग्नेट को जब आप रेस्ट में रखोगे, चाहे कॉइल के बाहर चाहे कॉइल के अंदर, तो आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। लेकिन जब उसी मैग्नेट को आप मूव करवाओगे इनटू द कॉइल या आउट ऑफ द कॉइल, तो उस कंडीशन में आपको चेंज नजर आएगा। ठीक है। और उसमें आपको डिफ्लेक्शन नजर आएगी वोल्ट मीटर में। इसका मतलब है कि मैग्नेट के मूव करने की वजह से आपको आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है। तो एक आइडिया ये हो गया। इस चीज को कहते हैं हम बेसिकली, अब आप यहाँ पर देखो कि मैग्नेट और कॉइल में कोई ऐसा फिजिकल कांटेक्ट ही नहीं हो रहा। मतलब ना ये वायर से कनेक्टेड है, ना इनमें कोई ऐसा कोई कनेक्शन है जो आप फिजिकली देख रहे हो। बस इसमें एक मैग्नेट मूव कर रहा है कॉइल के थ्रू, वो उसको टच भी नहीं कर रहा। ठीक है। लेकिन फिर भी जो है वो आपको आउटपुट में रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है। आउटपुट में आपको डिफ्लेक्शन मिल रही है। अच्छा, उसके बाद इसमें अगर कुछ चेंजेस देखें हम। ठीक है। चेंजेस क्या क्या हो सकती हैं, जैसे अगर मैग्नेट को और फास्ट मूव किया जाए, मैग्नेट को या स्लो मूव किया जाए। ठीक है। और कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया जाए। ठीक है। या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज किया जाए। तो इस तरह की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप डायग्राम नंबर 5 में देखो,
अब नंबर 5 में आप देखो कि यहाँ पर लिखा हुआ है मोर नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है। मोर नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब है कि कॉइल में आपके पास टर्न्स की क्वांटिटी पहले से ज्यादा इंक्रीज कर दी। ठीक है। और अब मैग्नेट दोबारा से इनसाइड मूव कर रहा है, तो आपको जो वैल्यू मिल रही है वो पहले से डबल हो गई। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से वैल्यू पे भी इम्पैक्ट आएगा, यानी वैल्यू जो आउटपुट में मिल रही थी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। वो जितनी भी इंक्रीज हो, वो जरूरी नहीं है कि 4 ही हो, वो कुछ भी हो सकती है, वो एक रेफरेंस के लिए नंबर लिखा हुआ है। इसी तरह से नंबर 6 पे आप देखो लिखा हुआ है स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। तो जाहिर सी बात है, जब मैग्नेट स्ट्रांग होगा तो उसकी फील्ड और स्ट्रांग होगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी फील्ड बनाई हुई है वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग है। और जब इस मैग्नेट को हम पास करेंगे तो तब भी आपको वैल्यू पहले से ज्यादा मिलेगी। ठीक है। यहाँ भी 4 शो किया है, यानी पहले से डबल हो गई बेसिकली। ठीक है। और उसके बाद नंबर 7 अगर आप देखो, तो नंबर 7 में है एट हायर स्पीड, यानी मैग्नेट को अगर आप फास्ट मूव करवाते हो। ठीक है। तो अगर आप इसको फास्ट मूव करवाओगे, तो फास्ट मूव करवाने से क्या होगा कि अगेन आपको वैल्यू पहले से ज्यादा मिल रही है। ठीक है। तो इन सब फैक्टर से आपको ये आइडिया हुआ कि जो फाइनल आउटपुट में वैल्यू थी वो डबल हो रही है। ठीक है। या डबल ना भी हो, कोई भी वैल्यू किसी भी टाइम्स वो इंक्रीज हो जाए, लेकिन इंक्रीज हो रही है, ये हमें बस पता चल रहा है यहाँ से। ठीक है। और नंबर 8 में अगर हम देखें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरेक्टिंग विद द कॉइल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको एक आइडिया ये मिल गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब चेंज होनी थी। ठीक है। जब मैग्नेट रेस्ट में था तो मैग्नेटिक फील्ड तो तब भी थी, लेकिन वो चेंज नहीं हो रही थी। ठीक है। तो चेंज होना जरूरी है, क्योंकि जब हमने मैग्नेट को मूव करवाया उस वक्त आपको आउटपुट में जो है वो वैल्यू मिली, लेकिन जब तक वो रेस्ट में था तब तक आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही थी। तो इसका मतलब है कि मैग्नेट का मूव करना जरूरी है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आना जरूरी है। जब तक वो चेंज नहीं आएगा तब तक आपको आउटपुट में कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। जब चेंज आ जाएगा, ठीक है, तब आपको आउटपुट में ऑटोमेटिक रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करेंगी कॉइल को या कंडक्टर को, तो उसके रिजल्ट में आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। उस कॉन्सेप्ट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है कि जब भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करेंगी कॉइल को या कंडक्टर को, तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है। और यहाँ पर भी एक लाइन लिखी हुई है, इसमें बिल्कुल लास्ट लाइन अगर आप देखो, अगर आप पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहे तो आप ये भी लिख सकते हो कि एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ठीक है। तो ऊपर जो आपके पास स्टेटमेंट लिखी है और जो नीचे स्टेटमेंट लिखी है, दोनों का मतलब सेम है, बट दोनों में टर्म्स अलग अलग हैं। अब जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है ना, ये एक प्रॉपर टर्म है, इसका मतलब वही है जो ऊपर लिखा हुआ है कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फ्लक्स का मतलब आपको पता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कट करेंगी कॉइल को या कंडक्टर को, ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी उसके रिजल्ट में आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। सही है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? इससे पहले आपने देखा था कि वहां पर हम फोर्स फाइंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम खुद फोर्स लगाकर मैग्नेट को लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर फोर्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है। लेकिन इसमें करंट का सोर्स आपको कहीं नजर नहीं आया, मतलब कहीं पर आपने बैटरी या सेल नहीं देखा कनेक्ट हुआ हुआ। ठीक है। तो ये आपके पास राइट हैंड रूल में जाएगा, क्योंकि राइट हैंड रूल में आपको याद है हमने बात की थी कि अप्लाइड फोर्स गिवन होगी, मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगी, इंड्यूस करंट अननोन होगा, जिसको हम ईएमएफ लिख रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट। तो ये क्वांटिटी अननोन होगी। ठीक है, मतलब ये प्रोड्यूस हो, ये आपको सर्किट में मिल रही है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो तभी ये आपको रिजल्ट में मिलेगी। ठीक है। जिस तरह यहाँ से हमने सारी एग्जाम्पल में देखा कि चेंज होने की वजह से आपको वो आउटपुट पे मिल रही है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर क्वेश्चन ये हो कि आपने इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू कितनी है, और अगर इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी हो तो वो कैसे की जाएगी। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कोई रूल है या लॉ है? तो इसके लिए हमारे पास एक लॉ भी है, और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इसमें डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए भी लॉ है। तो मैग्नीट्यूड बताने के लिए, मैग्नीट्यूड बताने के लिए जो हम लॉ यूज करेंगे, ठीक है, उसे हम कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे हम लेंजेज लॉ। तो सबसे पहले हम फैराडेज लॉ देखते हैं। अब फैराडेज लॉ में क्या होता है कि जो ईएमएफ आपको आउटपुट में मिल रहा है, ठीक है, जो हमने अभी डेफिनेशन में लिखा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल होगा, ठीक है, ये हमने देखना होता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके पास उसमें इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट ऐसी होगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड
इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के। मतलब जितने टाइम में जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंगली हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कितना चेंज आ रहा है, तो उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, मतलब अगर कम टाइम में ज्यादा चेंज आ रहा है तो डेफिनेटली ईएमएफ भी ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है और चेंज कम आ रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू भी कम होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास फेराडेज लॉ का है। बेसिकली इसका फॉर्मूला भी होता है लेकिन फॉर्मूला अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए वो फॉर्मूला आपके पास एग्जाम में नहीं आएगा, ना आपके पास कैलकुलेशन आएगी फेराडेज लॉ की। बस हमें ये पता है कि अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी हो तो आप फेराडेज लॉ यूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो कि ये जो करंट होगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, या इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, इंड्यूस करंट होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, मतलब जैसे हम पॉजिटिव नेगेटिव बनाते थे, तो अभी इसमें पॉजिटिव कहाँ होगा नेगेटिव कहाँ होगा ये हमें पता करना है। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं लेंजेस लॉ। अच्छा, लेंजेस लॉ की पहले आप स्टेटमेंट देख लो, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी ऐसी है कि वो मतलब उससे समझ नहीं आता कॉन्सेप्ट कि इसमें इसने बताया क्या है। ठीक है, बेसिकली ये है तो डायरेक्शन के लिए, लेकिन इसकी आप स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट इसकी इस तरह से, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज सच दैट इट opposes the change which produce it। ठीक है, अब आप इसकी स्टेटमेंट देखो तो इससे आपको बस ये समझ आ रहा है कि ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो इस तरह से होगा कि जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसके ऑपोजिट होगा। ठीक है तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेट जो था, मैग्नेट को जब हम मूव कर रहे थे तो मैग्नेट की हेल्प से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सोर्स है इसके चेंज का। ठीक है, तो इसने उसको ओपोज करना है। ठीक है, मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा। ठीक है, अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक आपके पास डायग्राम भी गिवन है। ठीक है, और उसमें आपको प्लस माइनस डायरेक्शन भी पता चल रही है। तो अगर आप ये वाली डायग्राम देखो, ठीक है, अब ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन है। इसमें आपने देखा कि नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल जब कॉइल की तरफ मूव कर रहा है
तो कॉइल की साइड पर नॉर्थ पोल जनरेट हो गया। ठीक है, क्योंकि जब ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल के अंदर तो करंट की वजह से अगेन अपनी उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। ठीक है, क्योंकि एक तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है और एक इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो जो इंड्यूस करंट की मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको कॉइल पे बनी हुई नजर आ रही है। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसी को रिवर्स कर दो, मतलब अगर हम मैग्नेट को ऑपोजिट लेकर जाएं, ठीक है, तो जब हम मैग्नेट को ऑपोजिट लेकर गए तो पोल आपके पास चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पर साउथ आ गया। तो ये चेंज आपके पास इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली देखो तो यहाँ लिखा था ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज सच दैट इट ओपोजेस द चेंज विच प्रोड्यूस इट। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्थ एंटर हो रहा था। ठीक है, तो ये नॉर्थ को ओपोज करेगा, यानी नॉर्थ को अगर आपने ओपोज करना है तो इसे रिपेल करना होगा। ठीक है, मतलब इसके ऑपोजिट काम करना है आपने। तो नॉर्थ जब क्लोज आ रहा है तो आपने इसको रिपेल कर दिया। ठीक है, और जब नॉर्थ अवे जा रहा था, जब हम मैग्नेट को दूसरी तरफ मूव करवा रहे थे, तो फिर साउथ पोल आ गया। ठीक है, अब वो खुद अवे जा रहा है तो अब साउथ पोल का मतलब ये कि वो उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट इस तरह से है। ठीक है, कि जो पोल आपके क्लोज आ रहा होगा कॉइल के, उस वक्त आप उसे अपोज कर दोगे। जैसे नॉर्थ क्लोज आ रहा है तो नॉर्थ को आपने अपोज कर दिया। अगर साउथ आ रहा होता तो साउथ जनरेट हो जाता। ठीक है, यानी उसको अपोज करना है बस आपने। और जो जा रहा था, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था तो फिर उसे अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सी हम स्टेटमेंट यूज करते हैं याद रखने के लिए, कि अब जैसे आपने पहले वाली कंडीशन में देखा कि जब वो मैग्नेट मूव कर रहा था कॉइल की तरफ तो ऑपोजिट पोल जनरेट हो गया। इसका मतलब आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि जो आ रहा है उसे आने ना दो। इसका मतलब ये कि जो पोल आपकी तरफ आ रहा था आपने उसको एंटर होने से रोकना है। ठीक है, अब जैसे नॉर्थ आ रहा है तो आपको पता है नॉर्थ को रिपेल करने के लिए नॉर्थ ही चाहिए, तो यहाँ पर नॉर्थ आ गया था। ठीक है, अब अगर लेट सपोज साउथ आ रहा होता तो फिर यहाँ पे साउथ आ जाता, क्योंकि साउथ साउथ रिपेल करते हैं। ठीक है, तो जो एंटर हो रहा था यानी जो पोल आ रहा था उसे आपने रोकना है, तो उसके ऑपोजिट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर हम दूसरी डायग्राम को देखें तो उसमें वो पोल अब आपसे दूर जा रहा था, मतलब वो कॉइल से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। उसे जाने ना दो। ठीक है, इससे आपको अगर वो लॉ की टर्म नहीं भी याद रहती तो इस टर्म से याद रहेगा, इस स्टेटमेंट से, कि अब हमने दूसरी एग्जाम्पल में देखा कि अब नॉर्थ खुद दूर जा रहा था। ठीक है, तो अब हमारे पास कॉइल पर साउथ आ गया। अब साउथ उसे अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जब वो क्लोज आ रहा था तो उसे रिपेल कर दिया, और जब वो दूर जा रहा है तो फिर उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस सेंस में इसकी जो है वो डेफिनेशन है, क्योंकि अक्सर को डेफिनेशन डायरेक्ट समझ नहीं आती कि इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो फिर इस तरह से जो है वो इजी रहता है याद रखना माइंड में कि हाँ अच्छा इसमें आपके पास पोल जो है वो इस तरह से जनरेट होंगे। ठीक है, तो अब आपने देख लिया कि जब वो एंटर हो रहा था तो क्या रिजल्ट मिला, जब वो बाहर आ रहा था तो क्या आपको रिजल्ट मिला। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर भी वही चीज शो की है आपको। ठीक है, पोल्स आपके पास। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास लेंजेस लॉ भी हो गया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आइडिया भी हो गया। ठीक है,
उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है आपके पास। ठीक है। इस डायग्राम में अगर आप देखो तो इस डायग्राम में हो ये रहा है कि आपने एक मैग्नेट को कॉइल में से फ्री फॉल करवा दिया। मैग्नेट फॉलिंग थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैग्नेट को आपने ड्रॉप किया और एक सर्कुलर कॉइल बनी हुई थी वो उसमें से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पर भी इंड्यूस करंट के कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज करें तो इस सिचुएशन में आप देखो कि साउथ पोल अभी एंटर हो रहा है। ठीक है। मतलब साउथ पोल जो है वो कॉइल की तरफ है और नॉर्थ पोल उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो साउथ पोल एंटर हो रहा है उसमें फिर आपको अगेन पोल्स पता चल जाएंगे क्योंकि साउथ एंटर हो रहा है तो साउथ को रिपेल करना है। तो आप देखो कॉइल के पास भी साउथ जनरेट हो गया यहाँ पर। ठीक है। क्योंकि साउथ एंटर हो रहा था तो साउथ को रिपेल करना है लेंस लॉ के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे साउथ जनरेट हो गया। ठीक है। और यहाँ पर आपको डिफ्लेक्शन भी नजर आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वायर जो है वो कॉइल लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्ट हुई हुई है। तो जब मैग्नेट सेंटर में आएगा तो सेंटर में क्योंकि दोनों साइड्स अब इक्वल हो गई मतलब मैग्नेट के ऊपर और मैग्नेट की बॉटम साइड पर दोनों तरफ फील्ड इक्वल है तो डिफ्लेक्शन फिर से जीरो हो गई। ठीक है। उसके बाद जब मैग्नेट नीचे की तरफ आ गया तो अब आप देखो नॉर्थ कॉइल के करीब है तो यहाँ पर क्या जनरेट हुआ साउथ क्योंकि अगेन अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन अब वो बाहर की तरफ मूव हो गया तो ये मैग्नेट अब चला गया बाहर की तरफ और यहाँ पर भी आपको डिफ्लेक्शन नजर आ रही है पहले वाले के ऑपोजिट होगी। ठीक है। अब इसमें होता ही है कि जब आप मैग्नेट को ड्रॉप करते हो ठीक है और जब वो पास होता है उसके थ्रू तो ये जो चेंजेस हैं ये चेंजेस आपको नजर आती हैं। ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन अक्सर पेपर में भी आपको मिल जाएगा कभी कभी वो पूछ लेते हैं डिस्क्रिप्शन कि आप इसको एक्सप्लेन करो कि यहाँ पर क्या हुआ। या वो क्या करते हैं कि डायग्राम में पॉइंट्स मार्क कर देते हैं जैसे पॉइंट ए मार्क कर दिया पॉइंट बी मार्क कर दिया। फिर वो आपसे पूछ रहे होते हैं कि पॉइंट ए पर क्या हो रहा है ये आपने बताना है पॉइंट बी पर क्या हो रहा है ये आपने बताना है। तो हम उस तीनों की डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी तो इसमें ये हो रही थी कि जब मैग्नेट enters the coil using south pole। अच्छा जरूरी नहीं है साउथ हो नॉर्थ भी हो सकता है लेकिन अब आपको आइडिया समझ आ गया कि नॉर्थ होगा तो नॉर्थ ही जनरेट होगा साउथ होगा तो साउथ ही जनरेट होगा। तो वो आप खुद से भी अपनी मर्जी से फ्रेजिंग लिख सकते हो। अ साउथ इज प्रोड्यूस्ड और आपने देखा कि कॉइल पे भी साउथ प्रोड्यूस हुआ था। अच्छा पोल चेंज नहीं हुआ बेसिकली आप चाहो तो मैग्नेट को नॉर्थ साइड से जो है वो ड्रॉप करवा दो। ठीक है। जरूरी नहीं कि आप साउथ पोल से ड्रॉप करवाओ आप नॉर्थ से भी ड्रॉप करवा सकते हो। ठीक है। और अगर लेट सपोज नॉर्थ से ड्रॉप होता तो जब वो कॉइल के करीब आता तो साउथ की जगह नॉर्थ जनरेट हो जाता। ठीक है। अच्छा ये वाला इसलिए जनरेट होता है कि जब आपके पास
मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो रहा है कॉइल में। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होने की वजह से, अब आपको याद होगा सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग में जनरेट होती है। ठीक है। तो जब शॉर्ट टाइम के लिए करंट इंड्यूस होगा कॉइल में, तो उसकी अपनी करंट की वजह से उस कॉइल की अपनी फील्ड भी एक होगी। ठीक है। एक तो मैग्नेट की फील्ड है, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर मैग्नेट है। और जब वो मैग्नेट उसको क्रॉस करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है कॉइल में। और जब कॉइल में करंट आएगा, यानी फ्लो ऑफ चार्जेस, तो फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से कॉइल की एक अपनी फील्ड जनरेट होती है, जो कि हमने सबसे पहले टॉपिक में पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो ये पोल उस वजह से आ रहे हैं। ठीक है। वैसे मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, साउथ इज प्रोड्यूस्ड एट टॉप ड्यू टू करंट। तो वो करंट की वजह से जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो सबसे पहला टॉपिक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ा था वो यही था। ठीक है। और उसके बाद दिस इज बिकॉज देयर वॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज की वजह से ये आपको चेंज मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला पार्ट, जब वो साउथ पोल एंटर हो रहा था। अब उसमें देखते हैं दूसरा पार्ट, जब वो सेंटर वाली डायग्राम बनी हुई है पॉइंट बी। तो सेकंड सिचुएशन में हुआ ये, व्हेन क्रॉसिंग फ्रॉम द मिडल तो व्हेन क्रॉसिंग फ्रॉम द मिडल, अब जिस तरह आपको बताया था कि ऊपर और नीचे जो है वो अब इक्वल चेंज हो जाएगा। ठीक है। सो देयर इज एन इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑन बोथ साइड्स, सो नो ईएमएफ इंड्यूस्ड और इसके बाद अगर थर्ड वाले पार्ट की बात करें, तो थर्ड वाला पॉइंट फर्स्ट वाले पॉइंट के ऑपोजिट होगा बेसिकली, कि जब वो एग्जिट हो रहा था।
तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, साउथ इज इंड्यूस्ड। तो आपने देखा यहाँ पे साउथ इंड्यूस्ड हो गया था एट बॉटम, ड्यू टू करंट, और अगेन वही करंट की वजह से, जैसे फर्स्ट पार्ट में था। और आपको पता है कि जैसे जैसे मैग्नेट नीचे आता जा रहा है उसकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पर जो चेंज होगा वो ग्रेटर होगा। ठीक है, पहले से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा वो। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज लार्जर एट एग्जिट एज देयर इज ग्रेटर रेट ऑफ चेंज।